नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा की अंतर्कलह के बारे में। एक तो अंतर्कलह और दूसरी वो अब खदबदाहट बाहर की तरफ भी आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बगावत विंध्य टू बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में कश्मकश तो सभी जगह पूरे प्रदेश की बात करें, लेकिन बगावत के सुर या असंतोष के सुर विंध्य से लेकर बुंदेलखंड तक बहुत फूट रहे हैं और उनकी आवाज़, उनकी धमक, उनका तीखापन दिल्ली तक सुनाई पड़ रहा होगा, इसमें कुछ शक नहीं। असल में चाहे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हो और वर्तमान में बुंदेलखंड के मंत्री गोविंद राजपूत कांग्रेस से आए हैं, सिंधिया के समर्थक हैं, उनके बीच में तनातनी सद तक है कि सोशल मीडिया और मंच तक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दोनों में तकरार बहुत बढ़ गई। हाल की बात करें तो विंध्य क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और वहाँ की विधायक रीति पाठक, उन्होंने तो मंच से ही सवाल कर दिया कि उनके क्षेत्र में 7.5 करोड़ रुपए आए थे, वो कहाँ चले गए स्वास्थ्य महकमे के। मंत्री जी ज़रा पता करें कि वो कहाँ गुम गए। इसके अलावा अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर चंबल की भी स्थिति ये है कि जिलाध्यक्षों को लेकर नेताओं में, मंत्रियों में, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक में ठनी हुई है। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले सुनते हैं इस मुद्दे पर जो पार्टी के नेता हैं भाजपा के, वो क्या कह रहे हैं। पहले सुनेंगे हम राजेंद्र शुक्ल पर कैसे बरसी रीति पाठक, फिर प्रदीप पटेल विधायक है मऊगंज के और गिरीश गौतम विधायक देव तालाब, भूपेंद्र सिंह विधायक खुरई और गोविंद राजपूत कैबिनेट मंत्री। सुनते हैं इन नेताओं को और फिर करेंगे चर्चा। सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री संरचना के माध्यम से हमें दी थी और 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है। इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है उस डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अपने किसी अपने धर्म क्षेत्र का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं और इस काम को छोड़ूंगा नहीं। पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है, वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो किस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अब ये पब्लिक डोमेन में है। एक तो पार्टी के भीतर की हम बात करें तो असंतोष व्यक्त किया था। भाजपा एक ऐसी पार्टी जिसमें कहा जाता है कि आप जो भी कहना है पब्लिकली मत कहिए, जनता के बीच में मत जाइए, संगठन से कहिए। तो सारा मामला डॉक्टर मोहन यादव सरकार अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन संगठन की हम बात करें तो असंतोष को आखिर कौन संभालेगा। कहते हैं कि संगठन जब पार्टी सरकार में होती है तो उस पार्टी का संगठन शॉक ऑब्जर्वर की तरह होता है। सरकार के असंतोष को वही झेलता है और उस असंतोष के लिए, जिसे कहते हैं कि घुटन को निकालने की जगह भी संगठन होता, नहीं तो ब्लास्ट होते हैं। इसका मतलब कि ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं बताते हैं कहीं ना कहीं संगठन के भीतर भी असंतोष को उजागर करने के रास्ते थोड़े से कम पड़ गए हैं। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी, सामाजिक सरोकार और राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ेंगे हमारे साथ बहुत जल्द डॉक्टर भूपेंद्र सोलेरे जी, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक विशेषज्ञ और राजनीति में दखल रखने वाले श्री नागेंद्र सिंह परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ की ये जो सारा मामला है चंबल से लेकर विंध्य तक, विंध्य से लेकर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के बाद हम बात करें तो मालवा तक असंतोष नज़र आ रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि कभी इस तरह के दौर ना रहे हों। असंतोष ना होगा ऐसा संभव भी नहीं है, लेकिन असंतोष का जो लेवल है वो थोड़ा सा
चौंकाने वाला है, चिंता में डालने वाला है भाजपा के लिए। ये भी हो सकता है कि प्रदेश भाजपा इस समय संक्रमण काल से गुजर रही, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष अभी मनोनीत होने वाले, निर्वाचन उनका होगा कि वो मनोनयन होगा पता नहीं, लेकिन नए अध्यक्ष प्रदेश भाजपा को मिलेंगे। जिला अध्यक्षों में तनातनी चल रही है। एक केंद्रीय मंत्री से जब पूछा गया कि आप अपने जिले में कौन सा अध्यक्ष चाहते हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि जो संगठन चाहेगा वो मुझे स्वीकार है। तो जो समझदार है वो हाथ जोड़कर विवाद से बच रहे हैं, और जहां समझदारी की कमी है या लोग जिलाध्यक्ष पर ही दाव लगाए हुए, वहां तनाव भी है और कलह भी है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि ये संक्रमण काल भी है। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना है। जिला अध्यक्षों के चुनाव कमोबेश हो चुके हैं, कुछ शेष रह गए होंगे, और उसमें भी जिस तरह की तनातनी देखने में आई है वो सबके सामने है। ये जो बिंद से लेके बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से लेके चंबल ग्वालियर तक पार्टी में जो अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ये कमोबेश तो हर जगह होता है, लेकिन अगर कुछ कहना ही है तो पार्टी के जो नेतृत्व है उसको कहना चाहिए। और सार्वजनिक रूप से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो इससे समझ में आता है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कसावट नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि अपनी बात रख रहा है, उस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो सागर संभाग का मसला है वो हम लोग पिछले लगभग 2 हफ्ते से तो देख ही रहे हैं, उससे ज़्यादा भी समय हो गया है। और वो उसकी जो प्रभाव कहें, उसका असर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि सागर संभाग में जिस तरह से 2 नेताओं के बीच टकराहट, कड़वाहट पैदा हुई है, बढ़ रही है, और उस दिशा में कोई लगाम भी नहीं लगाई जा रही है। इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सागर संभाग की जो बात है असल में बीजेपी के लिए वो गढ़ रहा है। और अभी जो एक समाचार पत्र ने सर्वे किया था मध्य प्रदेश के 230 विधायकों के बारे में कि एक साल में किस विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या किया, तो आप ये भी संयोग देखिए कि सागर के 2 विधायक, 2 भाजपा के पूर्व मंत्री, वो नंबर 1 और नंबर 2 पर आए हैं। गोपाल भार्गव अपने क्षेत्र में कामकाज और लोकप्रियता के मामले में पूरे 230 विधायकों में नंबर 1 पर हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय। और दूसरे क्रम पर जो आए हैं, जो सर्वाधिक लोकप्रिय में दूसरे क्रम पर आते हैं, वो भी खुरई सागर के पास बुंदेलखंड के हैं, भूपेंद्र सिंह। वो अपने क्षेत्र में कामकाज करने के मामले में, लोकप्रियता के मामले में 2 नंबर पर हैं। तो बीजेपी के दोनों विधायक सागर संभाग, लेकिन इस पूरे मामले में बहती गंगा में हाथ कांग्रेस भी धो रही है। इस झगड़े में जो गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच चल रहा है, भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तकलीफ दी है। अब ऐसे में हेमंत कटारे कह रहे हैं कि पुराने मामलों को उठाकर कि भूपेंद्र सिंह पर FIR होनी चाहिए। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि पार्टी इस मामले में साइलेंट है, भूपेंद्र सिंह के साथ पार्टी खड़ी नहीं दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक पार्टी के भीतर का दुराव है, पार्टी के भीतर की जो दूरियां हैं, वो भाजपा में कभी देखने को नहीं मिली। दरअसल भूपेंद्र सुलेरे जी, आप जो चीज़ें देखते हैं, जिस पर आपकी PhD भी है, कहीं ना कहीं राजनीति और समाज के मामले में भाजपा का जो गणित है, जो उसका संतुलन है, वो इस दौर में थोड़ा सा गड़बड़ाता दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी चौथे कार्यकाल में 163 सीट जीत कर लाई विधानसभा में, उसका भी जो विजेता होने का जो एक असर होता है वो दिख रहा है। लोकसभा की बात करें तो 29 की 29 सीटें इतिहास में पहली बार बीजेपी ने जीती है। तो वो जो जीत का एक, मैं दम्भ शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो भाजपा के भीतर कड़वाहट पैदा कर रहा है, दूरियां पैदा कर रहा है। और इसके चलते बीजेपी प्रदेश से लेकर मंडल तक कई धाराओं में बटी दिख रही है। कहीं सिंधिया की धारा है, कहीं अगर हम देखें तो इंदौर की बात करें तो वहाँ बहुत पुराना एक मामला भाई और ताई का, कैलाश विजयवर्गीय जी भाई के रूप में है, सुमित्रा ताई, अब तो उनका जो राजनीति में सक्रियता कम है इसलिए, लेकिन वहाँ कांग्रेस के आए हुए तुलसी सिलावट जी चाहते हैं कि उनकी पसंद का जिलाध्यक्ष बने। कैलाश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम इंदौर में उनका जिलाध्यक्ष बने। तो ये बहुत सारे मामले हैं। आप कैसे देखते हैं भाजपा की इस अंतर्कलह को, बगावत को या असंतोष को? आखिर ये कहाँ जाकर थमेगा? देखिए, राजनीति एक ताकत का पर्याय है, और सत्ता जब राजनीति में हो और जिस पार्टी की हो तो उसमें संगठनात्मक रूप से हो और चाहे निकाय किसी भी क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति पद चाहता है क्योंकि उसमें वो ताकत की जोर आजमाइश रहती है।
बीजेपी क्या है, एक संगठनात्मक पार्टी रही है, लेकिन सत्ता के कारण जब 2018 में जो चुनाव हुए थे उस समय सत्ता जो चली गई थी और वो 15 महीने का जो वनवास झेला, तो उसमें जो सिंधिया ग्रुप के 28 विधायक आए थे, उनको उनका क्षेत्र, चाहे महाकौशल हो जो आप सागर की बात कर रहे हैं, चाहे मालवा हो जहाँ आपने तुलसी सिलावट जी की बात की, चाहे चंबल का क्षेत्र हो, तो वहाँ उनके कार्यकर्ता आए थे और जो आज विधायक के रूप में बने और उन्होंने भी उसकी भागीदारी ली। तो संगठन में जो व्यक्ति लगातार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी चली आ रही है, तो वो चाहता है कि पार्टी में हमको जिम्मेदारी मिले और उसका हक भी बनता है। लेकिन जो राजनीति के सत्ता के समीकरण के लिए जो तैयारी की गई है, तो उनकी सहभागिता बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, आपसी ये द्वंद्व पैदा होता है और यह उसका ही परिणाम है। और कुछ चीज़ ये होते हैं जो वरिष्ठ नेता, इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा मैं, बीजेपी में कहा जाता है कि उसमें तो सेवा के लिए लोग आते हैं, पद के लिए नहीं आते। बहुत से जो सेवा करने वाले हैं वो संगठन में काम करना पसंद करते हैं बजाय वो सत्ता में जाने के। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, 28 विधायकों की आपने बात की जो सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, तो कहा जाता था कि वो वैसे पार्टी के रस में ऐसे घुल जाएंगे जैसे शक्कर में मिश्री घुल जाती है, दूध में मिश्री घुल जाती है, तो वो उसका स्वाद बढ़ाएंगे, मीठापन लाएंगे और उसमें समरस हो जाएंगे। तो क्या ये समरसता अभी हो नहीं पाई है, क्योंकि जगह जगह भाजपा के जो लोग हैं जो अपने आप को खांटी भाजपाई मानते हैं, वो इन लोगों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या जो नए लोग 28 विधायक आए हैं उन्होंने भाजपा के रंग को बदरंग कर दिया है? आपकी इस पर भी कोई टिप्पणी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिए ना, महाकौशल में एक समय भूपेन्द्र जी का क्या गृह मंत्री थे, आरटीओ मिनिस्टर थे, बहुत महत्वपूर्ण उनके पास था, और जो सहस्त्र जो उज्जैन में हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी थी। अब वो निश्चित रूप से एक लूप लाइन में चले गए हैं, तो एक अपनी राजनीति भविष्य में उनको ये लगता है, तो इसके कारण उनको लगता है कि हमारे वो सिंधिया गुट के कारण है, तो एक तो वो कारण रहता है। और राजनीति में हमेशा ये रहती है कि हमको कोई पद या सत्ता में जिम्मेदारी मिले, और जब पार्टी रहती है तो उससे लोग जुड़ते हैं। और आज देखिए ना, ये परिवार किस तरह से बड़ा हो गया, इसमें लगभग 40% लोग तो कांग्रेस के लोग आ गए। तो अब वो क्या होता है, जो अपने जो निष्ठा से काम कर रहे हैं, जो बिना उसके स्वार्थ से काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि हमको इसका कोई फायदा नहीं मिला, तो एक आपसी परिवार में एक कलह तो बनता है। उस कलह के परिणाम ये निकलते हैं। कुछ क्या होते हैं, इस चुनाव में हमने ये महत्वपूर्ण देखे थे, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उनको विधानसभा चुनाव लड़ा दिया था, और उनके कारण सरकार से ये हुआ कि सरकार अच्छी 163 विधायक आए और वापसी की। अब उनका छत्तर भी उनका बड़ा छत्तर है, तो उन लोगों को भी मैनेज करना एक दिक्कत होती है। अगर जब तक उनको संतुलित नहीं करेंगे और परिणाम घोषित कर देंगे तो उससे और बुरी स्थिति होगी। अतः वो तालमेल और बातचीत करके एक समन्वय का रास्ता बनाना चाहते हैं, जिसके कारण अभी 5 जिलों की उनके जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हुए। अब जो समन्वय का रास्ता है, दरअसल वो तो काम संगठन का है। डॉक्टर मोहन यादव तो करेंगे नहीं समन्वय, क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं। ये वैसे भी संगठनात्मक चुनाव है, सरकार का इसमें कोई बहुत ज़्यादा माने रोल रहता नहीं है। अब क्या ये संगठन की कमजोरी का नतीजा है कि वो इन सब विवादों को पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, एंटिसिपेट नहीं कर पाए, और अगर कर भी पाए तो फिर उनका वो समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए विवाद जो है वो बाहर निकल रहा है? ऐसा भाजपा में डॉक्टर भूपेंद्र जी कम ही होता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्यों बन रही है उसका भी तो परिणाम देखना पड़ेगा। देखिए, जो विचारक लोग नहीं थे और जो सत्ता के एक या फिर सत्ता के कारण या अपनी पार्टी का बहुमत बढ़ाने के लिए मतदाता हो, तो उनका कुनबा बढ़ाया। अब उनको तो कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और वो लोग तो उस समरसता में आने के लिए उनको टाइम लगेगा। बिल्कुल, लेकिन यही बात है कि जब घर के बच्चे बाहर झगड़ते हैं तो घर का एक बड़ा बुजुर्ग आता है और उनको डांट के अंदर ले आता है कि जो कुछ झगड़ा करना है अंदर करो, बाहर नहीं। तो बीजेपी के भीतर अब ऐसे किसी बड़े संगठक की दरकार है जो इन असंतोष में डूबे नेताओं को समझाए और उनको डांटे भी, डपटे भी, और कोई अगर नहीं मानता तो उसको थोड़ी सी सजा भी दे। ऐसी कमजोरी की वजह से, ऐसे किसी नेता के नहीं होने की वजह से ये विवाद सड़कों पर आ रहे हैं। नागेंद्र जी, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली भाजपा का संगठन इस मामले में राज्यों के विवादों को किस ढंग से देखता होगा, किस ढंग से सोचता होगा? आपकी राय, क्योंकि भाजपा के भीतर जो विवाद चल रहे हैं वो एक तरह से विवादों की त्रिवेणी हो गए। भाजपा के जो लोग हैं उनका अलग रंग है, जैसे गंगा का रंग अलग होता है, यमुना जी का रंग अलग है जो दूसरी पार्टी के लोग आए हैं, और एक सरस्वती जो विलुप्त सी हो गई है, जो पार्टी के खांटी कार्यकर्ता है, उनका रंग सरस्वती जी की तरह हो गया कि वो कहीं भी विलुप्त हो गए हैं। अब 2 ही धाराएं दिख रही हैं, गंगा की, यमुना की, जो जिस वजह से
भाजपा की त्रिवेणी में लोग डुबकी तो लगा रहे हैं मगर वो यश नहीं कमा पा रहे हैं, आपकी राय? राजनीति में आए हुए लोग होते हैं, वो राजनीति चाहे संगठन की राजनीति हो और चाहे सरकार की राजनीति हो, सत्ता की राजनीति हो, हर नेता चाहता है कि उसका संगठन की राजनीति या सत्ता की राजनीति से फेविकोल वाला जुड़ाव हो, जो एक बार जुड़ गया तो टूटे ही नहीं। और ऐसा कभी संभव नहीं है कि हर एक राजनीतिक व्यक्ति का एक दौर होता है, उस दौर तक उसको सत्ता या संगठन में जगह मिलती है। और चूंकि भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, और भाजपा की ये विशेषता भी है कि वो नए नए नेतृत्व को खोजती रहती है और नए नए लोगों की स्किल्स तैयार करती रहती है, राजनीति में भविष्य के राजनेता तैयार करती रहती है। और राजनीति में अपने हितों की, अपने मन की, अपने ख्वाब और सपनों को पूरा ना होने से जो मत भिन्नता और मतभेद होते हैं वो तो स्वाभाविक है राजनीति में होना करने के लिए, लेकिन वो मतभेद हैं वो मनभेद में ना बदले। जहां तक आप कह रहे हैं कि हाईकमान की बात है, पार्टी के सर्वोच्च जो हाईकमान के नेता हैं वो बाखूबी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और वो इससे निपटना भी जानते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में इस स्थिति से निपटा गया, राजस्थान में इस स्थिति से निपटा गया है, हरियाणा में इस स्थिति से निपटा गया है। लेकिन मैं अपनी निजी राय के तौर पे कहना चाहूंगा, होता क्या है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में इसको देख के अनदेखा करता है। उसको अनदेखा करने का एक कारण भी है कि पहले अगर क्षेत्रीय जो छत्रप हैं, नेता है, वो आपस में थोड़ा बहुत लड़ेंगे और क्षेत्रीय स्तर पे वो नहीं निपटेगा, तभी तो हाईकमान की वैल्यू बनी रहेगी, तभी तो हाई कमान का पता चलेगा कि वो हाई कमान है। और सही समय पे वो अपनी दस्तक देके कैसे निपटना है, कम से कम भाजपा तो इसको अच्छी तरह जानती है और बाखूबी समझती है इसको निपटने का। और अलग अलग प्रदेशों में वो दिखाते रहे, हाईकमान दिखाता रहा अपना असर कि उसका प्रभाव क्या है, उसका असर क्या है, और वो निपटाना जानता है इन बातों। आपने बिल्कुल ठीक है। दरअसल जो हम बात कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर किसी असरदार आदमकद लीडर की जरूरत है, जो भाजपा के भीतर संगठन की जो बात करें तो उसमें संगठन महामंत्री करके एक जो पद है वो इसके लिए उपयुक्त होता है। जैसे अगर क्रिकेट की बात करें तो उसमें कोच उसके लिए जिम्मेदार होता है कि अगर टीम के भीतर झगड़े हैं तो फिर कोच पर बात आती है, और जब झगड़े होते हैं तो फिर पार्टी का परफॉर्मेंस खराब होता है, टीम का परफॉर्मेंस खराब होता है। अच्छी बात है कि अभी कोई एकदम चुनाव नहीं सामने, नहीं तो ये झगड़े उस पर असर डालते। अब पीछे हम बात करें क्रिकेट की भाषा में तो जो ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी जिस बुरी तरह से हारी, अंदरूनी कलह या जो विवाद थे उसको गौतम गंभीर सुलझा नहीं पाया, या कई बार वो कोच के नाते कई बार कोच भी विवाद की वजह बन जाता है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। तो मुझे लगता है कि जयंत जी, यहाँ जो पार्टियों में कोच की हम बात करें, राजनीति में हर दल के भीतर एक मुखिया होता है, सलाहकार होते हैं, समन्वयक होते हैं, और वो जितने अच्छे होते हैं विवादों का समाधान उतनी शांति से हो जाता है। लेकिन अभी तो बच्चे झगड़ रहे हैं, वो आपस में मारपीट कर रहे हैं, अब वो लड़ते लड़ते बाहर सड़क पर आ गए और गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बीजेपी की उस प्रतिष्ठा को भी एक तरह से चोट पहुंचाती है, जो कहते हैं कि हमारा पार्टी जो है वो राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की तरह है। अब ये परिवार के झगड़े घर के बाहर निकल रहे हैं तो फिर इस परिवार के मुखिया पर सवाल होंगे, और भाजपा के भीतर परिवार का मुखिया संगठन महामंत्री अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की विदाई हो रही है बीडी शर्मा जी की, लेकिन संगठन महामंत्री तो बने रहेंगे। अब ये संगठन महामंत्री क्या देख रहे हैं, विधायकों में विवाद, मंत्रियों में विवाद, जिलाध्यक्षों को लेकर तनातनी। तो इसको लेकर आपकी राय कि क्या भाजपा के भीतर जो संगठन की धुरी है वो कमजोर है, या फिर अभी ये जैसा है कि कोई चुनाव नहीं इसलिए लड़ने दो, जब स्थिति गंभीर होगी तब देखा जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? राघवन जी, अभी तो मेरा ये विचार है कि सब कुछ दिल्ली तय कर रही है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा भाजपा का, एक मत से कह दिया गया कि दिल्ली तय करेगी। और जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, जी, जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, तो सब कुछ दिल्ली ही तय कर रही है, दिल्ली को ही तय करना है। तो इससे ये तो समझ में आता ही है कि पार्टी में जो एक आंतरिक लोकतंत्र है, और जिसको कहें कि जड़ों पे जो लोकतंत्र होना चाहिए, उसकी कमी तो हम सबको दिखाई देती है। जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ वहाँ भी दिखा गया कि दिल्ली ही सब कुछ तय कर रही है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जो नेतृत्व है प्रदेश स्तर का, संभाग स्तर का, उसे ये लगता है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं तय करने के लिए। और इसी का परिणाम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ग्वालियर में जीवाजीराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो उन्होंने क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा को नहीं बुलाया, और इसको लेके कहीं कोई बात भी नहीं आई।
तो ये इससे असंतोष तो पैदा होता है, लेकिन इस बात को कौन इतने बड़े नेता को कहे कि आपने यहाँ पे एक असंतोष पैदा करके पार्टी को नुकसान पहुँचाया है, ये कहने वाला कोई है नहीं। और शायद मुझे लगता है दिल्ली यही देखना चाहती है कि देखें कहाँ तक ये बात जाती है और कहाँ जाके इसको समेटेंगे। भूपेंद्र जी, दरअसल सारा मामला इस बात का कि घर में विवाद होता है तो कई बार माँ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो पिता से शिकायत भी करती है और पिता जब पिटाई करते हैं तो बचाने भी वही आती है। तो बीजेपी के भीतर जो माँ की भूमिका लोग अदा कर रहे हैं वो इस समय या तो कमज़ोर है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दोनों ही कमज़ोर है। पिता की भूमिका वाले भी कमज़ोर हैं और माँ की भूमिका वाले भी कमज़ोर हैं। बच्चे बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, वो खुद ही लड़ रहे हैं, अपने हिसाब से फैसला कर रहे हैं, और माता पिता की भूमिका वाले जो लोग हैं वो मूक दर्शक बन गए और ये मामला सड़कों पर आ रहा है और फजियत एक तरह से हो रही है। भूपेंद्र जी देखिए, मेरा इस तरह से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि संगठन बहुत बड़ा है और उस संगठन को प्रसार करने में इन्होंने जो अवैचारिक लोग थे उनको लाया है, तो उसको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो ऊपर का नेतृत्व जो है वो बड़ा सक्षम है। वो थोड़ा सा समय कितना होता है? वो अब उनकी जो समय का क्या है कि अब देखिए, बड़ा राज्य है, 55 में उन्होंने जिलों में लगभग 50 पे निपटा लिए, 5 में विवाद है। तो मैंने कई बार उनके ऐसे साहसिक कदम देखे हैं जहां पे वो पार्टी का हित और देखते हैं और वो व्यक्ति विशेष को नहीं देखते और ऐसे कठोर निर्णय ले लेते हैं। अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापक में कल्याण सिंह, शंकर सिंह बघेला, उमा भारती, इतने बड़े बड़े नेता रहे जो मास लीडर रहे, और उन लोगों को उन्होंने एक झटके से सही कर दिया। और जिस तरह से उनकी राजनीति आज संगठन के प्रति देखिए कुछ नहीं करते और वो संगठन के साथ ही सुर मिलाते हैं, तो ये उनकी लेकिन ये भूपेंद्र जी गुजरे जमाने की बात है। नए जमाने में बताइए कभी ऐसा हुआ हो? अभी तो स्थिति ये है कि जो कुछ हो रहा है उसके भीतर सिर्फ खामोशी है। नहीं, अभी ये तो 21वीं सदी की बात है और आप देखिए इससे परिणाम में और इसी 21वीं सदी में मैं आपको ज्यादा मतलब मेरा सिर्फ ये कहना कि हम चाहते हैं कि मर्ज पता चले। हाँ, ये बात आप एक विधायक तो ऐसा कर रहे हैं कि वो हर थाने में हर जगह विधायक बनाना चाहते हैं। ना तो पार्टी के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, ना राजनीतिक कोई परंपरा है। वो हर महकमे में एक विधायक प्रतिनिधि बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में विधायक ही विधायक को, हर आदमी को विधायक बनाना चाहते हैं। तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है कि ये जो स्वेच्छाचारिता है, ये मन मर्जी जो है, ये अराजकता कहाँ तक चलेगी। नहीं, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन संगठन इतना बड़ा है कि एक इस चीज को देखता लास्ट में है। जब वो उसकी अति हो जाती है तो उनका वो, मुझे लगता है कि उनका चलता है, लेकिन वो रखते हैं, वाच करते हैं और तुरंत निर्णय नहीं लेते। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जो पहले होता था तुरंत निर्णय होता था, वो उसमें थोड़ा सा पहले तो कल्याण सिंह, उमा जी और सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, अब तो जी छोटे से मामले में भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही जरूर लोग इसलिए तो दम साध कर देख रहे हैं। नागेंद्र जी, आपकी टिप्पणी कि बीजेपी का संगठन हर चीज को देख रहा है और वो उस पर कार्रवाई भी करेगा अपने समय पर। हम चूंकि मानते हैं कि समय आ गया है, लेकिन संगठन के जो लोग हैं कर्ता धर्ता, उनको पता है कि हमको कब गोल मारना, कब क्या करना है, तो उनके हिसाब से अभी समय बाकी है। अभी तो बीजेपी के लोग, मंत्री, विधायक आपस में भिड़ रहे हैं। एक विधायक पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति को विधायक बनाना चाहता है, दोनों विधायक आपस में विवाद कर रहे हैं और इस पूरे मामले में संक्रमण काल इसलिए कि जब प्रदेश अध्यक्ष नए आएंगे वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तो तेल और तेल की धार देखी जा रही है कि विवाद कहां तक जाता है। आपकी अंतिम छोटी सी टिप्पणी। जी, असल में अभी क्योंकि भाजपा के संगठन के चुनाव चल रहे हैं, तो इसमें क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वर्चस्व की लड़ाई को शीर्ष नेतृत्व बड़े शांति से और सुकून के साथ देख रहा है, क्योंकि जब क्षेत्रीय छत्रप आपस में लड़ेंगे तो शीर्ष नेतृत्व को भी ये बताने का मौका मिल जाता है कि आपका कद क्या है, आप मामले को सुलझा नहीं पा रहे, और क्षेत्रीय छत्रप भी आपस में जब नहीं सुलझा पाते तो शीर्ष नेतृत्व की ओर देखते हैं। इस समय दिल्ली का इकबाल बुलंद है भाजपा में, और जब शीर्ष नेतृत्व सही वक्त आएगा उस समय वो अपना फरमान जारी करेगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में भाजपा के किसी भी नेता की अब ये इतनी हिम्मत बची है कि वो दिल्ली के फरमान को ना करने की हिम्मत रखता हो। लेकिन एक बात तो है कि जो मामले हैं इतने पहले कम ही सामने आए, क्योंकि बीजेपी कल तो पार्टी बनी नहीं है। बीजेपी का गठन तो 1980 में हुआ है। ये 44 साल पुरानी पार्टी है और हर दिन उसको मजबूती की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, पार्टी के भीतर जो लोग फैसले वाले हैं उनके लिए अभी कोई
खतरे के निशान से ऊपर स्थिति जाती हुई दिख नहीं रही है, इसलिए भी वो इस पर शायद चिंता कम कर रहे हैं, क्योंकि 163 सीट चौथी बार में जीते हैं। लोकसभा की बात करें तो 29 की 29 सीटों पर एक तरह से स्वीप कर दिया है। तो बीजेपी वो पार्टी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को तब चलाया जब ममता बनर्जी, मायावती और जयललिता जी जो दक्षिण भारत की नेता थी, उन सबको साथ लेकर चले। अभी तो भाजपा के भीतर जो भाजपा के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही, क्योंकि पार्टी में नया रंग डल गया है और वो नया रंग अभी भाजपा के रंग में मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए सब चीज़ें बदरंग हो रही है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि भाजपा का संगठन तजुर्बेकार है, उसमें दिल्ली तक लोग सब बैठे नजर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा और ये विवाद आगे पीछे शांत हो जाएंगे। अच्छी बात यह है, मैं फिर दोहराऊंगा कि कल कोई चुनाव नहीं है, इसलिए ये अखाड़ेबाजी भाजपा में चल रही है, तो वो भी बीजेपी के लोग देख रहे हैं कि किसमें कितना दम है। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। भूपेंद्र जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बगावत विंध्यतु बुंदेलखंड जल्द ही खत्म हो गया ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।